हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों, हम लोग ने आज से डिसाइड किया है कि वन शॉट रिवीजन वीडियो आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का वो हम लोग अपलोड करेंगे। तो आज है ना, अपने इस वीडियो में मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। बहुत सारा डिमांड था बच्चे लोगों का कि सर ये कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, ये जब भी क्वेश्चन आता है ना हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, भाई इसको शुरुआत कैसे करेंगे। सर वर्ड प्रॉब्लम है और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। तो सर हम लोग को है ना आज ये बताइए कि कौन कौन से कैटेगरी एग्जाम में आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा थ्रू वन शॉट रिवीजन। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ चुके लास्ट 10 to 12 ईयर्स के, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के अपने वीडियो में सबसे पहले होने वाला है वन शॉट रिवीजन। तो आज जितना भी जो वीडियो चलेगा ये 1 या 1.5 पार्ट्स का, उसमें अपना वन शॉट रिवीजन रहेगा अपना। देन आफ्टर मैं दूसरा और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएगा। इसका मतलब आपको है ना 2 MCQ देखने मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम में, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, और आएगा ही आएगा बेटा ऐसा, ठीक है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बनता है और 2 MCQ रहेगा अपना। अब MCQ क्रैक करने के लिए आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रट्टा मार के जाओगे ना तो 2-3 दिन तक याद रहेगा। आप समझो कि ये कमीशन क्या है, कमीशन किसको पे करते हैं। जो अपना काम करके देगा उसको हम कमीशन देंगे। तो सर अपना काम कौन करके देता है, एजेंट करके देता है। तो हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करने के लिए मिडल मैन को अपॉइंट करते हैं। उस मिडल मैन को बोलेंगे एजेंट। अब एजेंट के बहुत सारे नाम है बेटा यहाँ पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग, लाइक सेल, परचेज, ऑक्शन एक्सेट्रा आर यूजुअली डन थ्रू सम मिडल मैन एंड सच मिडल मैन इज कॉल्ड एजेंट्स। कमीशन जो एजेंट को दे रहे, एजेंट को पैसा देंगे ना, उस पैसे को क्या बोलते हैं, कमीशन। कमीशन इज द रेम्यूनरेशन पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल। जैसे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं टी शर्ट में बिजनेस करता हूँ, मेरा भिवंडी में है ना दुकान है। अब मैंने क्या किया, मुझे ना बेंगलोर में गुड्स सेल करना है। तो मैंने बेंगलोर के किसी लोकल बंदे को बोला कि भाई मुझे बेंगलोर का लैंग्वेज नहीं आता, काम करिए, मेरा टी शर्ट है, इतनी मस्त क्वालिटी है, तू प्रचार कर वहाँ पे और मेरे गुड्स को सेल करवा के दे, ठीक है, बदले में मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, उसको बोलेंगे कमीशन। तो ये कमीशन हो गया अपना। तो कमीशन है ना जो एजेंट को अपन पे कर रहे, कि वो अपने बिहाफ में काम कर रहा है। और हम कौन है, प्रिंसिपल, हम ओनर है बिजनेस के। तो मैं प्रिंसिपल हो गया और वो मेरा एजेंट हो गया। अच्छा, एजेंट के बहुत सारे नाम है, एग्जाम में आएगा MCQ में ये वाला। एजेंट, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शनियर, फैक्टर और डेल क्रेडिटर एजेंट। सुनते हैं क्या है, जो नॉर्मल होता है आपका कमीशन एजेंट, उसको बोलेंगे अपन कमीशन एजेंट। मतलब हम अब उसको अपॉइंट कर रहे हैं और वो अपने गुड्स को सेल करवा के दे रहा है। तो उसको जो अपन पेमेंट देंगे उसको बोलेंगे कमीशन, उस बंदे को बोलेंगे कमीशन एजेंट। तो सर ये ब्रोकर क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी पे जो डील होता है, समझो मुझे है ना एक लोकेलिटी में एक प्रॉपर्टी पसंद आई है, और उस प्रॉपर्टी है ना किसी ब्रोकर के थ्रू मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा, ब्रोकर कौन होते हैं पता है, कि जिसको खरीदना है और जिसको बेचना है उन दोनों को एक टेबल पे लेके आता है कि भाई तुमको ये माल बेचना है, ये प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है, एक खरीदार है, उसको ही खरीदना है, तुम दोनों आ जाओ मेरे ऑफिस में, बैठ के बात करते हैं, डील करते हैं। तो डील करवा के दे रहा है, तो बायर और सेलर को एक टेबल पे लेके आएगा, उसको बोलेंगे ब्रोकर। हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर एंड चार्जेस फ्रॉम बोथ द पार्टीज। दोनों से कमीशन कमाता है वो, तू भी 2% दे, तू भी 2% दे, तू भी 1% दे, तू भी 1% दे। मतलब वो डिसाइड होता है म्यूचुअली कि कितना एजेंट कमीशन चार्जेस रहेगा, रेट कितना रहेगा। अब ये ऑक्शनियर क्या होता है कि ऑक्शन के थ्रू आपका माल बिकवा के दे रहे हैं, बोली लगती है, बोली। जैसे IPL में आपने सुना रहेगा कि जो प्लेयर लोग, ठीक है, कौन सा टीम कौन से प्लेयर को परचेस कर रहा है, तो वो ऑक्शन के थ्रू होता है। तो जो ऑक्शन करवा रहा है ना, ऐसा बोलता है कि भाई 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, ठीक है, सीधा सोल्ड आउट। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा, वो क्या होता है अपना ऑक्शनियर करके होगा।
तो हु कैरीज आउट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, तो बहुत सारी मतलब वहाँ पे बायर आएंगे, लॉट्स ऑफ बायर अवेलेबल रहेंगे, और किसी एक बायर को जो भाग्यशाली रहेगा उसको सेवा का मौका मिलेगा, ठीक है ना, उसको वो प्लेयर मिलेगा। अच्छा, फैक्टर क्या होगा? फैक्टर बेटा, फैक्टर बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें क्या होता है पता है कि एजेंट है ना, एजेंट वो गुड्स का पोजीशन अपने पास ले लेता है और अपने ओन ब्रांड नेम पे वो सेल करता है। क्या लिखा है? हु टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स टू सेल देम इन हिज ओन नेम। सपोज मेरे को है ना पता है कि मेरा टी शर्ट समझो बिक नहीं रहा है, तो मैंने किसी अच्छे ब्रांड वाले के पास गया, मैं बोला भाई तुम्हारा गुड्स मेरे को चाहिए, ठीक है, क्वालिटी तुम्हारी चाहिए, मैं क्या करूँगा अपने ब्रांड नेम पे आपके गुड्स को सेल करूँगा। मतलब मैं पहले उसके गुड्स का पोजीशन अपने पास लिया, फिर मैं सेल करवा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे खुद के नाम पे, खुद के ब्रांड नेम पे, तो हो गया अपना फैक्टर। ऐसा आएगा एमसीक्यू में बेटा, याद रखना पड़ेगा अपने को। और डेल क्रेडिटर एजेंट, मुझे ये बताओ, एजेंट ने अपने को एक पार्टी के बारे में बताया कि भाई यहाँ पे एक बायर अवेलेबल है, आप सेल कर दो। समझो मैंने एजेंट के कहने पे माल बेच तो दिया, बट रिकवरी नहीं हो पा रही है। वो जो था ना बायर, वो चला गया गुड्स लेके, कि नॉर्मली अपन सेल करते हैं और क्रेडिट बेसिस पे भी करते हैं, जो क्रेडिट पीरियड भी होता है ना 2 महीना 3 महीना, तो हमने वेट किया, उसने पैसा दिया नहीं। क्या आप एजेंट को पकड़ोगे? क्या एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई किसको बता दिया तूने, भाई वो तो पागल था, हाँ कौन सी पार्टी को बता दिया आपने, मैंने गुड्स सेल तो किया बट पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा पता है? उस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप एजेंट को ज़्यादा कमीशन देते हो तो फिर एजेंट आपका पैसा भी रिकवर करके देगा। मतलब एजेंट वसूली भाई का काम भी करेगा, वसूली भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होते हैं? जिनको अपन एक्स्ट्रा कमीशन देते ताकि वो पैसा रिकवरी करके भी देगा। तो हु गिव्स गारंटी, ऐसा बंदा जो गारंटी ले रहा है, कैसा? दैट बायर विल पे द अमाउंट। अगर बायर ने सेल प्राइस नहीं पे किया तो एजेंट अपने जेब से उसको पैसा दे देगा सेलर को। तो समझ में आ रहा है? तो उसको आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो ना, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, और जिसको आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको बोलेंगे डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट करके। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप देख सकते हो देखो एमसीक्यू कैसा आएगा। यह आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है ना कुछ एमसीक्यू है, आप मुझे आंसर करना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट पार्टी विल पे द सेल प्राइस। बोलो उस एजेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? डेल क्रेडिटर एजेंट। कि जो भी है ना कस्टमर, वो पैसा वसूल करके, मतलब कस्टमर पैसा देगा। उसके बाद ये एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब वो गुड्स का पहले पोजीशन लेता है, अपने पास कस्टडी में रखता है गुड्स, और फिर अपने खुद के ब्रांड नेम पे बेचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? फैक्टर बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वाला कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, देख लो। ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड। भाई ये कहाँ से आ गया? ये तो दूसरा है ना, रुको रुको रुको, ये दूसरा है, इससे अच्छा है ना मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने लिया तो था, हाँ ये वाला देखो, वो तो दूसरा है, मैं आपको कवर करूँगा आगे। जो ड्रॉवर होता है, जो गुड्स को मतलब बिल को ड्रॉ करता है ड्रॉवर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है ड्रॉवर, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो बाद में लेता हूँ मैं। पहले इसकी बात हो रही है, एजेंट की बात हो रही है। क्या लिखा है? एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू गुड्स को सेल करवा रहा है, उस बंदे को क्या बोलेंगे? ऑक्शनियर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग आप यूज करना कौन सा? ऑक्शनियर करके, ठीक है यहाँ पे। देन आफ्टर ए डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर। दोनों को साथ में लेके आएगा। वो प्रॉपर्टी वाले केस में होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो बिकवा रहा है बंदा, उसको बोलेंगे ब्रोकर, और उसको जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी कमीशन जैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ए ब्रोकर इज एन एजेंट, ठीक है, हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर। आई थिंक ये समझ में आ गया रहेगा आपको। देन आफ्टर सबसे पहला कैटेगरी बेटा, इसको मैं बोलूँगा टाइप 1।
टाइप 1 वाले क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? कमीशन कैलकुलेट करने के लिए से हियर फॉर्मूला बेस्ड ऑन कमीशन। मुझे बताओ एजेंट को कमीशन कौन से बेसिस पे मिलना चाहिए? कमीशन का रेट डिसाइड होता है, अमाउंट नहीं डिसाइड होता है। हम जो एजेंट अपॉइंट करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं पता है? कि भाई तू मेरा गुड्स बिकवा के दे, मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा, 10% कमीशन दूंगा। तब ये जो 10% है वो किसी अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब कौन से अमाउंट पे मैं 10% अप्लाई करूँ तो मुझे अमाउंट मिलेगा जो एजेंट को देना है। तो वो अपने को सेल करवा के देगा तो उसका 10%, तो सेल प्राइस तो हमेशा कमीशन है ना वो सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? एजेंट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स अमाउंट। तो टोटल सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। ओके, देन अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को कितना मिलेगा बताओ? सेलर को कितना मिलेगा? तो सेलर जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसको तो पूरा सेल प्राइस मिलना चाहिए, बट बीच में एजेंट है तो एजेंट का कमीशन अपन माइनस करेंगे। समझो यहाँ पे है सेलर और ये है बायर। सपोज सेलर ने 100 रुपये का गुड्स सेल किया तो बायर इसको कितना देगा? 100 रुपये। यही होना चाहिए ट्रांजेक्शन। बस सपोज बीच में एक एजेंट आ गया, ठीक है? एजेंट क्या बोलता है? गुड्स बेचो, इसको बेचा 100 रुपये का, बट बायर है ना, बायर इसको जो पैसा देगा वो तो 100 रुपये देगा। तो क्या करता है पता है? बायर सीधा एजेंट को पैसा दे देगा, कितना? 100 रुपये। फिर एजेंट क्या करेगा? सेलर को पैसा देगा, समझो 10% कमीशन है, 90 रुपीज़, तो कमीशन माइनस करके देगा। या फिर बायर सीधा पैसा 100 रुपये सेलर को देगा, फिर सेलर कमीशन दे देगा इसको। ये भी केस हो सकता है। पर नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से क्या लग रहा है पता है? कि पैसा मिल रहा है एजेंट को और एजेंट अपना कमीशन ले रहा है और बचा हुआ पैसा सेलर को दे रहा है। तो जब भी सेलर को कितना मिलेगा? तो टोटल सेल्स का अमाउंट माइनस एजेंट का कमीशन, ठीक है? कि एजेंट बीच में है तो कमीशन माइनस करना पड़ेगा, तो उतना नेट अमाउंट उसको मिलेगा सेलर को। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कितने आर्टिकल बेचे रहेंगे, मतलब आपको नंबर्स ऑफ चाहिए नंबर्स में। तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय 1 का भाव क्या है? टोटल सेल्स डिवाइड बाय 1 का भाव क्या है? तो प्राइस पर आर्टिकल, कितने का सेल किया और 1 का रेट कितना था, तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे, आपने कितने बेचे रहेंगे। तो ये भी याद रखना बेटा आपको 3 फॉर्मूला। देखो बेटा क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में कवर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी हो रहा है अपना और क्वेश्चन भी होगा। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ए मर्चेंट गिव्स 5% कमीशन एंड 1.5% डेल क्रेडिट कमीशन टू हिज एजेंट इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ ₹30,600। तो मुझे ये बताओ सेल प्राइस कितना है? सेल कितने का करवाया? तो सेल से अपना ₹30,600। थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख पाऊंगा, आप समझ जाना क्या मैं आपको अमाउंट निकाल के बता देता हूँ कि ये पूरा 1 शॉट रिवीजन है, फटाफट मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है? हाउ मच डज द ही गेट? ही मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मर्चेंट की बात कर रहे हैं। व्यापारी को कितना मिलेगा? व्यापारी बोले तो सेलर, सेलर को कितना पैसा मिलेगा? तो सेलर को कमीशन माइनस करके मिलेगा। हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव? अच्छा ये इसकी बात हो रही है बेटा एजेंट के थ्रू, तो ये ना ही एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज इतना, तो एजेंट को कितना मिलेगा, मतलब एजेंट का कमीशन पूछा है और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव, मर्चेंट को कितना पैसा मिलने वाला है। तो मर्चेंट को सेलर को कितना मिलेगा? टोटल सेल्स माइनस कमीशन का अमाउंट। तो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो बताओ कमीशन एट द रेट 5%
निकालने आएगा, फटाफट निकाल के बताओ इसका 5% कितना होएगा बेटा, 2 0 2 0 गया, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 1530 ये आपका ऑर्डिनरी कमीशन है। उसके बाद एक है आपका डेल क्रेडर कमीशन एट द रेट कितनी, 1.5%, अगेन सेल प्राइस पे आएगा 1.5%, कितना होएगा बेटा ये, 2 0 2 0 गया, 15 90, 15 6 90 और 15 3 45 और एक के बाद डेसिमल है तो क्या आएगा, ₹459। कुछ शॉर्टकट समझ लो, मैंने 15 का टेबल पढ़ लिया, 15 का पॉइंट को इग्नोर किया पहले, तो 15 6 जा 90, सर डायरेक्ट क्यों लिखते हो, 19 का 0 कैरी 9 होना चाहिए ना बेटा, इधर 0 था ना, तो सीधा 15 6 जा 90, फिर 15 3 जा 45। अब एक के बाद डेसिमल था तो डेसिमल आपको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा, एक के बाद तो कितना आया 459। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल कमीशन 1530 प्लस 459 इक्वल्स टू ₹9 5 और 3 8 9 1 1989 टोटल कमीशन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच डज ही गेट, तो एजेंट विल गेट ₹1989 एज कमीशन। देन आफ्टर मर्चेंट को कितना मिलेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मर्चेंट कितना आएगा, सेल्स अमाउंट कितना था बेटा, टोटल सेल्स कितने का किया था उसने 30,600, जिसमें कमीशन ले लिया एजेंट ने 1989, माइनस करने आएगा, हाँ 0 में से 9 गया तो 1, फिर ये 9 में से 8 गया तो 1, देन यहाँ पे कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा इधर, देन इधर 8 2, चेक कर लो एक बार, 28,611, ठीक है 28,611 और अपना कमीशन है 1989, प्लस करो कितना होता है 3600, मैच हो रहा है ना, मैंने वापस ऐसा क्रॉस वेरीफाई कर दिया। तो आपका 28,611 रुपीज़ सेलर को मिलेगा और एजेंट को मिल जाएगा 1989। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। बेटा देखो, आपको है ना कोई चीज़ सीखनी है ना, कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। देखो बार बार आपके माइंड में है ना कुछ वर्ड घूमते रहेंगे, कमीशन, सेल्स, ठीक है ना, और कमीशन का रेट, कमीशन का अमाउंट, कमीशन का रेट और सेल्स अमाउंट। क्या बोला मैंने, कमीशन का अमाउंट, कमीशन का रेट और सेल्स अमाउंट, ये तीनों। अब तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, एक गायब रहेगा। देखो यहाँ पे मिस सरस्वती वॉज पेड रुपीज इतना एज कमीशन, तो बेटा 88,000 क्या है, ये कमीशन का अमाउंट है, ठीक है सर, ये कमीशन का अमाउंट है। अब ये वापस से सर ये क्या आया, एट द रेट ऑफ इतना, तो ये वापस से कमीशन में आया, बट ये कमीशन का रेट आया, तो कमीशन का अमाउंट भी दिया हुआ है, कमीशन का रेट भी दिया हुआ है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, मैंने बोला 3 चीज़ें होनी चाहिए। देखो 3 चीज़ें कौन सी, यहाँ लिख लो चाहिए, तो इसको मैं आपको
थोड़ा सा टेक्निक बताओ ना, सॉल्व करने का टेक्निक है। सेल्स अमाउंट, कमीशन अमाउंट और कमीशन का रेट, ये तीनों में से कोई भी एक गायब रहेगा। नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल वाले केस में कि सेल्स अमाउंट दिया रहेगा, कमीशन अमाउंट दिया रहेगा, रेट गायब रहेगा। सॉरी, नॉर्मली कमीशन रेट देते हैं और अमाउंट गायब होता है जो अपन निकालते थे कमीशन का अमाउंट। अब इसमें लोग खेल सकते हैं कैसे भी, दो चीज़ें दी रहेगी, एक गायब रहेगा। जैसे ये वाले केस में अपने को रेट दिया हुआ है और कमीशन का अमाउंट दिया है और सेल्स अमाउंट गायब है, तो निकाल सकते हैं। और एक ही फॉर्मूला यूज़ करना जो मैंने आपको लिखवाया, देखो ये वाला, चाहे कुछ भी हो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला नंबर 1। इसमें 1, 2, 3 ये 3 फैक्टर है, तीनों में से कोई भी 2 दिया रहेगा आपको, ठीक है ना बेटा। तीनों में से आपको 2 दिया रहेगा, एक गायब रहेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको सेल्स अमाउंट मिल जाएगा। देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, एजेंट्स कमीशन क्या आएगा, टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। आई होप कि आपने लिख लिया रहेगा फॉर्मूला बुक में, हाँ लिख रहे हो साथ साथ में। एजेंट का कमीशन कितना, एजेंट का कमीशन सर दिया है 88,000, टोटल सेल्स सर नहीं दिया है, ठीक है। रेट दिया 12.5% अपॉन 100, 12.5%, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे 100 है या एक के बाद डेसिमल है, पहले हम लोग डेसिमल को गायब करते हैं। तो डेसिमल को गायब करने के लिए इंटू 10, तो यहाँ पर भी इंटू 10, एक के बाद डेसिमल था तो डेसिमल गायब हो जाएगा यहाँ पे। तो 88,000 इक्वल्स टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 125 अपॉन 1000, चूम अंतर हो गया। अब आप इसको इधर लेके जाओगे, इसको अपॉन में लेके आओगे, टाइम लगेगा। काम करो, 25 का टेबल याद रखना, 25 का टेबल बहुत काम आता है। तो 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब 8 उधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो टोटल सेल्स का अमाउंट आएगा 88,000 मल्टीप्लाई 8। तो मैं बड़ा अलग तरीके से करा रहा हूँ, ये अलग तरीके से, शायद आपने किसी और तरीके से फॉलो किया रहेगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही मेथड फॉलो करूँ जो सारे सब में एप्लीकेबल हो। बार बार भटको मत, वो एक फॉर्मूला जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला, वही सब में अप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। तो ये दिक्कत इसीलिए आती है चैप्टर से कि सर थोड़ा समझता है, फिर नया क्वेश्चन आता है, फिर वो नए मेथड से सम सॉल्व होता है कि हमने देखा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अलग अलग है, तो क्या सब लोग सॉल्यूशन चेंज करते हैं ना, तो अब भी फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या, उसको तो उस तरीके से किया था, इसको इस तरीके से क्यों किया। सबको एक तरीके से सॉल्व करो, ट्रस्ट में आंसर आएगा, ट्राई तो करो अलग तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो अपना मेथड है ना, यही फॉलो करना आप। तो आपका टोटल सेल्स कितना आया, देखो इधर 3 0, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, कितना आ रहा है ये 7 0, 7,04,000। तो सर टोटल सेल्स आ गया। अभी क्या पूछा है, हाउ मैनी कंप्यूटर डिड सी सेल, तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर पूछा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, तीसरा फॉर्मूला आई थिंक है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय प्राइस पर आर्टिकल, एक का भाव कितना है, तो टोटल सेल्स डिवाइड बाय प्राइस पर आर्टिकल मतलब कंप्यूटर। तो टोटल सेल्स का अमाउंट है 7,04,000 एंड प्राइस पर कंप्यूटर दिखा है, प्राइस ऑफ ईच मतलब एक कंप्यूटर वॉज 32,000। 3 0 गायब कर दो ये,
अभी कितना आएगा? हाँ 704 है और 32 है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे को। हाँ इसका आधा कितना होता है? 16। इसका आधा कितना होता है? 35 2 जा 70, 352। आधा आधा किया, वापस से आधा कर लो। इसका आधा कितना होगा? 8। इसका आधा कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 8 से जाएगा ये, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 22। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय सेलर। आई थिंक ये समझ में आ गया रहेगा, फर्स्ट वाला कैटेगरी। वैसे बहुत सारी वैरायटी है, देख सकते हो आप। अब ये वाला टाइप, ये है अपना बेटा टाइप 2। फर्स्ट टाइप में 3 फॉर्मूले थे, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला टाइप देख लो। अच्छा फर्स्ट टाइप में 3 ही फॉर्मूले थे ना, कौन से फॉर्मूले बताओ मुझे, क्या क्या था फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला एजेंट्स कमीशन इक्वल्स टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। दूसरा फॉर्मूला क्या था? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस एजेंट्स कमीशन। एंड तीसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इक्वल्स टू टोटल सेल्स डिवाइड बाय प्राइस पर आर्टिकल। अब ये दूसरा कैटेगरी क्या है भाई? दूसरा कैटेगरी क्या है सर? हाँ सर थोड़ा सा दिक्कत देता है ये वाला भी क्वेश्चन। फिर वापस से एक और ट्रू डिस्काउंट आ जाता है इस चैप्टर में। ये सीखने वाले रहते हैं कि एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। 4 टाइप वाले क्वेश्चन है टोटल है चैप्टर में, 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कवर हो गया, ये देख लो दूसरा कैटेगरी बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर गुड्स को रेडी करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो एक प्राइस उसको डिसाइड करना पड़ता है। समझो मैं ना ये वाला पेन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पेन को प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया कि मस्ट स्टाइलिश जो अपना बोर्ड है इस पर लिखता है पेन, ठीक है। तो मुझे इसका कॉस्टिंग पड़ा, सपोज सब कॉस्टिंग पड़ा 80 रुपीज़ पड़ा। कितना पड़ा? 80 रुपीज़। तो इसका कॉस्ट है अपना 80 रुपीज़। ध्यान देना आप अच्छे से। अब जब मैं इसको पैकिंग करूंगा तो यहाँ पे कुछ MRP भी तो लिखना पड़ेगा। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना लिखूंगा पता है मैं? ये इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड करूंगा ही कॉस्ट पे, साथ में और भी कुछ ऐड करूंगा कि मुझे किसको डिस्काउंट भी तो देना पड़ेगा। देखो आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर फर्स्ट जो आपका सप्लाई चेन वहाँ से जाएगा कस्टमर के पास। तो जो कस्टमर के पास जाता है ना, तो कस्टमर MRP पे ध्यान देता है। जागो ग्राहक जागो, आप MRP से ज़्यादा रेट ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको एक मैक्सिमम प्राइस लिखना पड़ेगा। तो समझो मैंने 80 तो मेरा कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन मैंने तो 10 रुपये रखा है इसमें फॉर एग्जांपल, फिर भी मैं इसको है ना MRP 100 रुपये लिख दिया। समझो MRP 100 रुपये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस MRP को बोलते हैं बेटा लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। इसका और भी नाम है कैटलॉग प्राइस, ठीक है, और मार्क प्राइस, MRP। ये 4 नाम है, मतलब एक ही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 100 रुपये डिसाइड किया। अब मैन्युफैक्चरर के पास आया होलसेलर, ठीक है, बोलता है हमें ना 1-2 पेन नहीं चाहिए, मुझे ना 1 लाख पेन परचेस करने हैं, 1 लाख पेन परचेस करने हैं। अरे वाह 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, बताओ कितने का दिया? बोला काम करो 10% डिस्काउंट ले लो, ठीक है। तो 100 रुपये का था, 90 रुपये किया, चलो आपके लिए इतना क्वांटिटी दे रहे हो तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्काउंट हो रहा है, वो अपने से ट्रेड कर रहा है, बाइंग सेलिंग, तो इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? तो ऊपर क्या था? लिस्ट प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। ये पिरामिड आपको याद रखना है। अब लिस्ट प्राइस से अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, तो 100 रुपये था अपना MRP, 10 रुपये गया, कितना बचा बेटा? 90 रुपीज़। अब जो बिल बनेगा ना, बिल, उस बिल पे 100 रुपये लिख के कभी नहीं आएगा, उस पर आता है अपना 90 रुपये लिख के। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री देखो मारती नहीं थी अकाउंट्स में, अपन सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड करते थे। तो ट्रेड डिस्काउंट तो भाव तोल हुआ, जो भी फाइनल प्राइस हुआ 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ इज द इनवॉइस प्राइस। बिलिंग पे प्राइस क्या आएगा? 90 रुपीज़। ओके, अब पेमेंट देने की बारी आई। एक लमसम अमाउंट दे रहा हूँ मैं,
थोड़ा तो कंसेशन बनता है ना। रेडी कैश अवेलेबल है मेरे पास 90 रुपये, ठीक है, बिल दिख रहा है 90 रुपये का, फिर भी कस्टमर थोड़ा क्या होता है और बार्गेनिंग करवाता है पेमेंट के टाइम पे, वो हो गया बेटा कैश डिस्काउंट। और डिस्काउंट मिला समझो 5%, तो कितना हो गया इसका 5%? 4.5 रुपये। चलो राउंड ऑफ ले लेता हूँ मैं, कितना 5 रुपये और डिस्काउंट मिला, तो 85 रुपीज़ से ना वो आ गया नेट सेलिंग प्राइस, NSP, नल्ला सुपारा मत लिखना इधर, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस है ना, आपको याद रखना, ये आपका नेट अमाउंट जो सेलर को मिलेगा, किससे मिलेगा? बायर से मिलेगा। तो नेट सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस नेट सेलिंग प्राइस को मैं कंपेयर करूंगा कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट कितना था अपना? 80 रुपये। कितना कमाया? 5 रुपये कमाया। अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आया तो लॉस। तो जब का नेट सेलिंग प्राइस है उसको आपको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो मुझे बताओ पिरामिड क्या था, चलो फटाफट। सबसे ऊपर क्या था अपना? लिस्ट प्राइस, देन ट्रेड डिस्काउंट, देन इनवॉइस प्राइस, उसके बाद कैश डिस्काउंट, नेट सेलिंग प्राइस कंपेयर विथ कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक क्लियर है आपको? पक्का? आगे बढ़े। अब इसी के बेस पे फॉर्मूला बनाया, तो प्लीज़ बेटा फॉर्मूला आप रट्टा मत मारना। तो बेटा है ना, ये आपको याद रहेगा ना पूरा का पूरा पिरामिड, तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। प्लीज़ फॉर्मूला रट्टा मत मारना। चलो मैं एक फॉर्मूला आपसे पूछता हूँ कैश डिस्काउंट का, क्या आएगा बताओ? कैश डिस्काउंट तो आपको रेट दिया रहेगा, हमें अमाउंट निकालना है। बताओ इस पिरामिड में कैश डिस्काउंट के ऊपर क्या था? कैश डिस्काउंट के सर ऊपर था इनवॉइस प्राइस। देखो इनवॉइस प्राइस, तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो ये याद रहेगा ना, तो उसके ऊपर कौन था उससे कैलकुलेशन होगा। अंडरस्टूड? हाँ, एक और चीज़ याद रखना, कभी कभी आपको ना प्रॉफिट का रेट दिया रहेगा। अब रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट किस पे निकलेगा? सेल्स पे निकालते हैं कि कॉस्ट पे निकालते हैं? बताओ प्रॉफिट किस पे होगा कैलकुलेशन? तो कुछ नहीं दिया होता ना, तो अपने पास कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो आप कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके माल बेचते हो। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना दिया कि रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, तो 10% किस पे अप्लाई करोगे? कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई करेंगे। किस पे करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस पे। ये बात ध्यान देना। हाँ, अगर दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स, तो फिर अपन सेल्स पे कैलकुलेशन करेंगे। ये नेट सेलिंग प्राइस पे, सेल्स इसी को बोलेंगे ना सेल्स, ये आपका सेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस को बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? पक्का? एक क्वेश्चन करते देखो किस तरीके से आता है ये वाला क्वेश्चन। ए होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क एट ₹1600? मुझे बताओ ये 1600 रुपये क्या है? बोलो, जो पिरामिड में अपन लिख रहे थे पूरा पिरामिड, तो ये 1600 रुपये क्या है? ऊपर वाला पार्ट है कि थोड़ा नीचे वाला पार्ट है? ये बताओ। अगर समझो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है अपने को, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। मार्क प्राइस का मतलब MRP, ठीक है, लिखा भी है मैंने। मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और MRP, चारों का मतलब एक ही होता है। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 1600, तो आप लिख सकते हो कि लिस्ट प्राइस कितना है बेटा? 1600। देन 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%। किस पे निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट? तो उसका फॉर्मूला है, वो भी लिखोगे तो अच्छा है। फॉर्मूला क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 25%, तो 1600 पे आएगा 25%। अभी बच्चे क्या करते हैं पता है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। क्यों ना करेंगे? इतना लालच दे रहे हैं लोग काटने के लिए, करना ही चाहिए। बट एक और स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि 16 और 25 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि 25 का टेबल याद रखना। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100।
अब 4 और 16 को काटना आसान है, 4 4 जा 16, बेटा कितना आ रहा है 400। जल्दी आंसर आया कि नहीं आया? अगर आप 2 0 2 0 कैंसिल करते हैं ना तो भी आपका 25 इंटू 16 400 ही आता, ठीक है 400 ही आता, बट वो थोड़ा सा टाइम लग सकता था कैलकुलेशन में, ये ज़्यादा इजी गिरेगा अपने को। अच्छा LP आ गया, TD आ गया, अब CD भी निकालना पड़ेगा अपने को, कि अपना मकसद तो क्या पता है, नेट प्राइस निकालना, नेट सेलिंग प्राइस, नीचे तक आना है ना अपने को। तो आपने अभी क्या निकाला, लिस्ट प्राइस दिया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट निकाला, अब क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 1600 माइनस 400 इक्वल्स टू 1200 रुपीज़। ये आपका इनवॉइस प्राइस है। अभी क्या करना चाहिए बताओ, पिरामिड में क्या था, IP के नीचू कौन है, IP के नीचू है CD, तो कैश डिस्काउंट एट द रेट कितना 5%, तो 1200 का 5%। अभी क्या स्मार्ट वर्क करेंगे, 2 0 2 0, क्योंकि 5 का टेबल तो इजी है, 12 5 जा 60। अरे भाई टेबल तो आना चाहिए भाई, टेबल आना चाहिए, उसके बिना मैच कैसे होगा। हाँ अभी क्या आएगा इसके बाद, नेट सेलिंग प्राइस NSP, फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस CD, इनवॉइस प्राइस 1200 और CD 60 इक्वल्स टू 1140। पक्का, डन डना डन। तो ये सिंपल क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब कुछ भी लोग ऊपर नीचे कर सकते हो तो अपने समझ में, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अपना टारगेट क्या है वन शॉट में, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या है। हाँ नेक्स्ट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, उसमें अपना पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, तो उसमें तो सारे क्वेश्चन वैसे भी कवर होने वाले, तो मैं और भी क्वेश्चन भी ले लिया था कि आपको समझ में आए कि भाई कॉन्सेप्ट था क्या, मतलब कैसे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज। इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन सबका लिया हुआ यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। प्रेजेंट वर्थ वर्सेस सम ड्यू, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, प्रेजेंट वर्थ एंड सम ड्यू वाला। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज की वैल्यू, ये बेटा टाइप 3 हो गया अपना, देखा जाए तो टाइप 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। मैं गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले को बोला ये मार्कर कितने का दिया, उसने बोला भाई लेके जाओ, MRP लिखा हुआ है 100 रुपये, लेके जाओ 100 रुपये में। मैंने उसको 100 रुपये दे दिया, उसने मुझे मार्कर दे दिया, ठीक है, यहाँ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब सपोज मैं उसके पास गया और उसको बोला कि ये कितने का है, वो बोला 100 रुपये। बोला मैं पेमेंट अभी नहीं करूँगा, मैं पेमेंट आपको है ना दो महीने बाद करूँगा। तो वो क्या बोलेगा, वेट। अब इसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं है। अगर आप 2 महीने बाद पैसा दे रहे हो तो मैं भी तो कुछ ज़्यादा चार्ज करूँगा आपसे। 100 रुपये तो ये आज की वैल्यू है, दिस इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ मार्कर। आप मुझे पेमेंट 6 महीने बाद दे रहे हो या 2 महीने बाद दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, थोड़ा बहुत चार्ज करूँगा मैं एज ए इंटरेस्ट। तो वो है अपना क्या, सम ड्यू। सम ड्यू में क्या होता है, सम ड्यू में वही कमोडिटी है बट उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। आज खरीदोगे तो उतना, बट फ्यूचर में जब आप उसको परचेस करोगे या फ्यूचर में पैसा दोगे तो उससे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे। तो इनके बीच में जो गैप होता है, गैप, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट, तो ध्यान दो यहाँ पे, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, जो प्रेजेंट वर्थ है ना, प्रेजेंट वर्थ उस पर कैलकुलेट होता है। आज 100 रुपये इस पर कैलकुलेट किया, जैसे आपने पढ़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पता है सिंपल इंटरेस्ट आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा था, P इंटू N इंटू R अपॉन 100, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो ये ना P इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ, इसमें वही है। देखो फॉर्मूला भी ऐसा ही है ट्रू डिस्काउंट का, देख रहे हो, P इंटू N इंटू R अपॉन 100। P मतलब प्रेजेंट वर्थ, N मतलब क्या, कि टाइम गैप कितना है बीच में, 6 मंथ है कि 4 मंथ है कि 1 ईयर है, कितना है, उसको लिखेंगे N, टाइम पीरियड। और R मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है, समझे कि नहीं, मार्केट महंगाई कैसी चल रही है, रेट क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो रेट यहाँ पे अप्लाई होगा, रेट अपॉन, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा। तो P इंटू N इंटू R अपॉन रेट ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला बेटा, इससे लिंक रखना तो याद रहेगा अपने को।
SI वाला फॉर्मूला। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है। अभी सम ड्यू क्या होगा, सम ड्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट प्लस कर दो। जब प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट मिल जाता है तो वो आएगा फ्यूचर वैल्यू, बोलेगे सम ड्यू। सम ड्यू देखो प्लस किया कि नहीं, ये पिरामिड याद रखना, ये दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, PW प्लस ट्रू डिस्काउंट। यहां तक क्लियर है आपको। प्रेजेंट वर्थ का प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने फर्स्ट लाइन में लिखा था ना, ये ट्रू डिस्काउंट क्या था, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। क्या दोनों में PW कॉमन ले सकता हूँ, यस सर ले सकते हो। तो 1 प्लस क्या बचेगा, NR अपॉन 100। ये बन गया आपका तीसरा फॉर्मूला। मतलब दोनों फॉर्मूले को मैंने मर्ज किया तो थर्ड वाला फॉर्मूला अपना आ गया। तो ये 3 फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, और एक लिस्ट बना दो फॉर्मूला की और आप लिखो बेटा। अगर आपने पहले से लिखा रहेगा तो आप कंफर्म करो कि आपने सारे फॉर्मूले सही से लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो ये आपका 3 फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है टाइप 3 में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बिल ड्यू 6 मंथ हैंस इज ₹23,000। ये आपका प्रेजेंट वर्थ है, मतलब PW ना, PW वो कितना है 23,000 रुपीज। एंड 6 मंथ की बात हो रही है तो N इक्वल टू 6 मंथ, 6 मंथ। और R कितना दिया बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। व्हाट इज द सम ड्यू, हमें पूछा है सम ड्यू। या तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली सम ड्यू आ जाएगा, PW इन ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। या फिर पहले ट्रू डिस्काउंट निकालो। क्या आएगा ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। और जो आएगा आपका ट्रू डिस्काउंट उसको प्रेजेंट वर्थ में प्लस कर दो तो यू विल गेट सम ड्यू। तो दोनों ही कर सकते हैं। मैं तीसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ जो अप्लाई किया मैंने। तो PW क्या 1 प्लस NR अपॉन 100 डायरेक्टली आ जाएगा अपना। कितना PW है 23,000। 1 किधर गया, 1 N कितना 6। अच्छा यहाँ ध्यान दो, अभी तो ये 100 जो लिखा है ना, ये 100 किसका रहता है, N का रहता है कि R का रहता है, बोलो होता किसका है। लिखा तो दोनों के नीचे, बड़ो 100 है ना, वो रेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट अपॉन 100, ठीक है ना, रेट अपॉन 100। अब रेट दिया हुआ है पर एनम में ना, तो N भी पर एनम में ही होना चाहिए। ये रूल है अपना, रेट पर एनम में ईयर में, तो N भी ईयर में होना चाहिए। तो 6 मंथ को अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, 6 मंथ को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा 6 अपॉन 12, आधा ईयर। समझो मुझे 12 महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है, 12 मंथ को, तो 12 अपॉन 12 1 ईयर। तो अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो मंथ डिवाइड बाय 12, तो मंथ कितना है 6 डिवाइड बाय 12, ये हो गया। और रेट कितना है 8%, तो 8 अपॉन 100, देखो रेट के अपॉन 100 आएगा। करो कैलकुलेशन, 6 2 जा 12, फिर 2 4 जा 8, तो 23,000। ये कितना आएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 1 जा 100 एंड 4 104 अपॉन 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। तो 230 का मल्टीप्लाई करना है 104 में, आपका आंसर आ जाएगा। करें ये 920 हुआ, बोलो कितना आ रहा है 23 920 कंप्लीट। अच्छा एक और मेथड क्या था कि पहले आप निकालो ट्रू डिस्काउंट,
क्या था, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन, एन कितना 6 मंथ और आर 8, ये निकालो पहले, 2 0 2 0 गया, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 920, ठीक है। इस 920 को आप प्लस कर लो 23,000 में, आ गया 23 920, मतलब आंसर तो मैच ही हो रहा है ना अपना। तो आपकी मर्जी कैसे करना है, ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो। क्लियर है आपको? ये जो सबसे अवेटिंग टॉपिक है वो है अपना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, टाइप 4, और मैं बोल सकता हूँ ये लास्ट टाइप है आपका। ये होने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सुनना अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है पहले समझो। हाँ पता है, मैंने अकाउंट्स में आपने किया रहेगा बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग कौन करता है, किसको हक है करने का, इसका आंसर कौन देगा? आप कमेंट कर सकते हो बेटा कि बिल डिस्काउंटिंग कौन करवाता है, क्या सेलर करवाता है कि बायर करवाता है? उसका जवाब दो मुझे। ये जितने भी ऑप्शन होते हैं ना कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, समझे कि नहीं, ये सारा राइट होता है सेलर का, सेलर ही कर पाता है। क्योंकि सेलर को ही तो पैसे चाहिए थे बायर से, और सेलर ने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था, ठीक है। जो बिल ड्रॉ करता है वो सेलर ही तो होता है, सेलर को तो पड़ी है, सेलर को पैसे लेने हैं। देखो तो सारे जो है ना, सारे ऑप्शंस वो सेलर के लिए अवेलेबल है। अब बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है कि पहले सेलर होता है और बायर होता है, ठीक है। बायर ने गुड्स परचेस किया, सेलर ने बेचा। अब किसी ने बोला कि भाई जो बायर है ना थोड़ा सा तड़ीपा रहे हैं, ये सब है ना अपनी मतलब ना बातों में सबको फंसा देता है, सबको बोलता है कि कसम से पैसा दे दूंगा, कसम से पैसा दूंगा, और ये पता नहीं किसकी कसम खाते रहता है, ठीक है। इसकी कसम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और कोर्ट में कसम नहीं चलती कि जज साहब इसने माँ कसम खाई थी वो पैसा देगा। अरे ये क्या हो गया, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए कि वो पैसा क्यों देगा आपको। तो क्या हुआ पता है, जब मुझे बात पता चली कि ये जो बायर है ये अपने को पैसा नहीं देने वाला, ऐसा लग रहा था मेरे को, तो मैंने बायर को बुलाया एक दिन, बोला बायर भाई तुम लिख के दो, प्रॉमिस करो कि तू मुझे पैसा देगा 2 महीने बाद, कि तुमने मेरे से गुड्स लिया है, ठीक है ना, तूने मेरे से गुड्स लिया है तो तू लिख के दे, तू पैसा देगा। बायर बोलता मैं लिख के नहीं देगा, लिखना नहीं आता मेरे को। ठीक है तू लिख के मत दे, मैं लिखता हूँ, तू साइन तो कर सकता है, अंगूठा तो मार सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, पेपर पे मेरे जो लेटर हेड रहेगा, मेरे दुकान का नाम वगैरह रहेगा, मैंने एक बिल बनाया, लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर मतलब मैं ही सेलर, और ड्रॉवी मतलब जो बायर है उसका भी एड्रेस वगैरह सब लिखा, फॉर्मेट भी आपके अकाउंट्स में, वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाता। तो मैंने क्या किया, वो पूरा फॉर्मेट भरा, बिल ड्रॉ किया, और उसको मैंने साइन करने के लिए भेज दिया। उसने साइन भी कर लिया साइन, वो बन गया ड्रॉवी, मैं बन गया ड्रॉवर। तो ये आ गया ड्रॉवर और ड्रॉवी का रिलेशन। अब पहले गुड्स सोल्ड होता है उधारी में, फिर बिल ड्रॉ होता है। हाँ अब क्या होगा, उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो ड्यू डेट पे मेरे को पैसा देगा। अब ड्यू डेट के पहले मेरे को पैसे का रिक्वायरमेंट है, अब मैं किसके पास जाऊंगा, अब मैं वापस से उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे भगा देगा, बोला तो बोला तो मैं पैसा दे दूंगा, लिख के दिया मैंने, और क्या चाहिए तेरे को, बच्चे की जान लेगा क्या। तो मैंने क्या किया, ठीक है उसके पास नहीं गया, मैं बैंक के पास गया, बैंक मेरे को पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ घर वर तो नहीं है कि मैं गिरवी रखूँ, काम के मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है जो एकदम पक्का प्रूफ है कि मेरे को पैसे मिलने वाले हैं 2 महीने बाद, तो ये बिल रख और मुझे पैसे दे दे, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो मैं बैंक के पास गया, बिल डिस्काउंट करवाया। बिल डिस्काउंट मतलब ऐसा नहीं कि बिल डिस्काउंट में दे दिया, ऐसा नहीं होता हो। बिल डिस्काउंटिंग मतलब ड्यू डेट के पहले सेलर को पैसा मिल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर बिफोर ड्यू डेट फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। तो बैंक से हमें पैसा मिलेगा, तो पेमेंट बाय ड्रॉवी, फिर क्या करेगा, ड्यू डेट पे ड्रॉवी पैसा दे देगा किसको, बैंक को।
बेटा ड्रॉवी किसको पैसा देगा पता है? ड्रॉवी पैसा उसको देगा जो ड्यू डेट पे बिल लेके आएगा, बिल प्रेजेंट करेगा ड्यू डेट पे। समझो बिल, इसका बिल खो गया सेलर का, मैंने चुरा लिया और मैं वो बिल लेके ड्रॉवी के पास गया ड्यू डेट पे, तो ड्रॉवी मेरे को पैसा देगा। अरे ड्रॉवी का तो काम क्या है कि वो बिल ले लेना है और पैसा दे देना है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर समझना पहले तो क्या होता है। अब देखना यहाँ पे चीज़ें कैसे निकल के आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि बिल डिस्काउंटिंग का, तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। भाई ये लास्ट पार्ट है अपना इस थ्योरी का। इट मीन्स डिस्काउंट चार्ज बाय बैंक। देखो ये जो ना बैंक का डिस्काउंट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब बिल डिस्काउंटिंग में सबसे पहले आता है बैंक का डिस्काउंट। देखो बैंक समाज सेवा करने नहीं बैठी है, बैंक आपको वक्त के पहले पैसा दे रही है, वक्त के पहले, बिफोर ड्यू डेट बैंक आपको पैसा दे रही है, तो बैंक का कुछ एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ना, बैंक कुछ चार्जेस तो लेगी, उसको बोलते हैं बैंक का डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा चार्जेस कितने पीरियड के लिए लेगी वो मुझे बताओ। यहाँ पे मैं ना एक नंबर लाइन वाला बनाना पड़ेगा अपने को बेटा, ये कंपलसरी आपको बनाना पड़ेगा समझने के लिए। देखो क्या है ये, सबसे पहले ऐसा है बिल ड्रॉ कब किया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बेस पे आप है ना, उसके बेस पे आप निकालते हो लीगल ड्यू डेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लीगल ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है, यहाँ अपने को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, इट्स ए लीगल ड्यू डेट। इन दोनों के बीच में डेट आती है बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग डेट या डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। अब आप बैंक के पास गए ड्यू डेट के पहले, बेटा ड्यू डेट के बाद थोड़ी बैंक के पास जाएंगे यार, ड्यू डेट पे तो पैसे मिल जाएंगे, फिर बैंक के पास क्यों जाऊंगा मैं? ड्यू डेट पे अपने को ड्रॉवी पैसा दे देगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास ड्यू डेट के पहले और बिल बनने के बाद। बिना बिल नहीं के मैं बैंक के पास जा ही नहीं सकता, बिना बिल ही ड्रॉ नहीं किया तो मैं क्या बैंक के पास प्रूफ लेके जाऊंगा? तो बिल ड्रॉ और लीगल ड्यू डेट के बीच में आएगा। अब बैंक है ना इस पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेगी अपने से, इस पीरियड का, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, एन, है ना, एन वाला। तो एन क्या हो गया, डिस्काउंटिंग पीरियड। क्या बोलेंगे इसको बेटा, डिस्काउंटिंग पीरियड। आपको काउंट करना पड़ेगा, सम आएगा तो डेट काउंट, डेज काउंट करना पड़ेगा, डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग पीरियड। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैंने ना बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवर के ऊपर, सॉरी ड्रॉवी के ऊपर, तो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवी के ऊपर, तो बिल में अपन है ना एक अमाउंट तो लिखेंगे, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, कितना पैसा फ्यूचर में मिलेगा। बेटा फेस वैल्यू होता क्या है पता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी, ठीक है, अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी एट द टाइम ऑफ लीगल ड्यू डेट। तो ड्रॉवी कितना पैसा देगा वो होता है फेस वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ये कैश वैल्यू क्या होता है? कैश वैल्यू ये होता है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर फ्रॉम बैंक, बैंक कितना पैसा दे रही है ड्रॉवर को। अब मुझे ये बताओ, बैंक है ना, बैंक ड्रॉवर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा देगी कि कम देगी? सर कम देगी। ज़्यादा क्यों देगी? कि आपको तो पैसा सिर्फ 100 रुपये मिलने वाला है, यहाँ पे तो फेस वैल्यू 100 है, तो कैश वैल्यू 100 से कम ही रहेगा, समझो 90 रुपये। समझेगी कि अपना डिस्काउंट भी तो लेगी वो, समझ में आ रहा है? तो बैंक क्या करेगी, अपना डिस्काउंट माइनस कर देगी और जो पैसा है वो किसको देगी, ड्रॉवर को देगी। तो कैश वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बैंक का डिस्काउंट। बेटा अभी आपके कुछ डाउट है वो भी क्लियर होने वाले है धीरे धीरे, सुनना वापस से। फेस वैल्यू मतलब अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी, कैश वैल्यू मतलब अमाउंट पेड बाय बैंक, ठीक है। तो बैंक हम लोग कितना पैसा देगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि सर ये बैंकर्स गेन क्या होता है। बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन
ट्रू डिस्काउंट जो हमने पढ़ा था ना, ट्रू डिस्काउंट, इसके पहले ही, या ट्रेड डिस्काउंट बोलो तो ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। फिर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट 1 प्लस एन आर अपॉन 100। और बैंकर डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूला बैंकर डिस्काउंट का। एक क्या फॉर्मूला बैंकर डिस्काउंट का, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब ये बैंकर्स गेन का आप कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है, सुनना अच्छे से। सब लोग फॉर्मूला तो रट्टा मान लेते हैं, बट इसका रियल में कॉन्सेप्ट पता नहीं कि क्या है। मुझे बताओ, ये ना ये सेलर, हाँ ये सेलर बैंक के पास जा रहा है बिल लेके, ठीक है। अब बिल की जो वैल्यू है वो 100 रुपये, ठीक है। अब बैंक ने जो पैसा दिया इसको वो होता है कैश वैल्यू, और जो ड्रॉवी है बायर वो बैंक को पैसा देगा 100 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि बैंक है ना, बैंक डिस्काउंट क्यों ले रही है, क्यों वक्त के पैसा दे रही है, वक्त के पहले पैसा दे रही है। तो बिफोर ड्यू डेट पैसा बैंक दे रहा है ड्रॉवर को, तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो किस पे होना चाहिए। नॉर्मली जितना पैसा बैंक है ना, बैंक जितना पैसा ड्रॉवर को देगी उस पे लगना चाहिए ना ब्याज। आप जब बैंक के पास जाते हो लोन मांगने के लिए, तो जितना बैंक आपको पैसा दे रही है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है ना। यहाँ पे देखो बैंक कैसा मामू बना रही है अपने को। बैंक ने अपने को कैश वैल्यू दिया, मतलब समझो 90 रुपये दिया, 90 रुपये, बट इंटरेस्ट किस पे लगा रही है, फेस वैल्यू पे। देखो यहाँ पे, कभी सोचा आपने कि बैंक है ना अपने से चार्जेस ले रही है फेस वैल्यू पे, और दिया तो क्या था, सिर्फ कैश वैल्यू दिया था, 90 रुपये दिया, तो 100 पे क्यों ले रही है चार्जेस, एक्स्ट्रा पे चार्ज ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पे। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक को बेनिफिट मिल रहा है उसको बोलते हैं बेटा बैंकर्स गेन। मतलब ट्रूली कितना पैसा लेना चाहिए था, ट्रू डिस्काउंट कितना है, समझे, कितना इंक्रीमेंट वैल्यू है, और आपने लिया कितना एक्चुअल में बैंक का डिस्काउंट, फेस वैल्यू पे चार्जेस किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि बच्चा जब पूछता है कि सर ये बैंकर्स गेन क्या हो गया, गेन कैसे हो सकता है, कि गेन ही हो रहा है इसमें उसको, बैंकर को, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप बिफोर ड्यू डेट कुछ पैसा मांग रहे हो बैंक से, तो जितना पैसा आपको बैंक से मिला तो उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, उसी पे चार्जेस लेना चाहिए। तो उन्होंने फेस वैल्यू पे क्यों लिया, इसीलिए ये सब पूरा नाटक यहाँ पे आया, बैंकर्स गेन वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, और फॉर्मूला याद करने के लिए अच्छा था तो आपको मैंने बता दिया क्या है कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सर, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला पार्ट है यार सर, बहुत। तो जिसको और भी अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया, समझो किसी को ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। आपको है ना, जब इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको ये क्वेश्चन देख के आप पहचान लोगे, ऐसा लिखा रहेगा कब बिल ड्रॉ किया है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ बिल क्या है, बैंकर डिस्काउंट, कैश वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको है ना ये 5 पॉइंट और ये 5 पॉइंट ये समझना है, ये दोनों तो सेम ही है, डिस्काउंट पीरियड। तो जब भी क्वेश्चन आता है ना ये चीज़ें लिख देने की, ठीक है। अब बिल डेट, पीरियड ऑफ बिल, ड्यू डेट, जब बिल डेट दिया है, मतलब क्या होता है बिल डेट, मतलब बिल कब ड्रॉ किया, तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया है और पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है, तो इससे आप लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट डेट क्या हुआ, डिस्काउंट डेट आप बैंक के पास कब गए, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, वो भी दिया रहेगा आपको। तो आपको मिल जाएगा क्या, डिस्काउंट पीरियड। क्या होता है डिस्काउंट पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं डिस्काउंट पीरियड। या फिर आपको क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया रहेगा, बैंक यहाँ सब अमाउंट है, देखो यहाँ पे डेट वाइज था, डेट ज़्यादा था, फेस वैल्यू का अमाउंट, बैंकर डिस्काउंट, कैश वैल्यू, रेट ऑफ डिस्काउंट, और ये दोनों सेम है, डिस्काउंट पीरियड। करना क्या पता है, समझो ये 3 चीज़ें दी हुई है इधर, और यहाँ पे दिया है सिर्फ एक चीज़, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है,
यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो शुरुआत वहाँ से करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि सर शुरुआत कैसे करें हम लोग। तो अगर यहाँ पे 3 दिया है, जहाँ पे 3 दिया है ना वहाँ से शुरुआत करें। समझो आपको क्वेश्चन में बिल डेट दिया है, पीरियड ऑफ बिल दिया है, डिस्काउंट डेट दिया है और फेस वैल्यू दिया है और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। ये 5 चीज़ें दी हुई थी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो यहाँ से शुरुआत करने का मतलब पहले आपको ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें दी हुई है, तो शुरुआत वहाँ से करेंगे। पहले आपको BD निकालना पड़ेगा, फिर उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये समझना अच्छे से क्या क्या है। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन में, वो समझ जाएगा क्या क्या था। देखो अपने पास क्या लिखा था मैंने, बिल डेट, बोलो क्या दिया था, बिल डेट, पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल, फिर ड्यू डेट, देन आफ्टर यहाँ पे डिस्काउंट डेट, डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट डेट, डिस्काउंट पीरियड। फिर वहाँ पे क्या था, बैंकर डिस्काउंट, फेस वैल्यू, कैश वैल्यू, रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट पीरियड। सिर्फ क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए बिल इज ड्रॉन फॉर ₹7,000। आपने बिल ड्रॉ किया 7,000 का, तो जो बिल ड्रॉ कर रहे हैं 7,000 का बिल बना है, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर ड्रॉ कब किया, 3 मई को, तो बिल डेट दिया है 3 मई। फिर फॉर 3 मंथ्स, तो ये पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है, ठीक है। इज डिस्काउंटेड ऑन 25 मई, तो डिस्काउंट डेट भी दिया हुआ है। और रेट क्या दिया, डिस्काउंट का रेट 5.5, तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया हुआ है। फाइंड द कैश वैल्यू, आपको ये कैश वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ये सीधा वाला क्वेश्चन है, टेढ़ा वाला नहीं है। मतलब आपको ना यहाँ से जाना है और आपको पीरियड ऑफ बिल निकालना है काउंट करके, वही डिस्काउंटिंग पीरियड, डिस्काउंटिंग पीरियड निकालना है आपका कि आप बैंक के पास कब गए, वहाँ से लेके लीगल ड्यूटी तक काउंटिंग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखना ये वाला अच्छे से। इसमें ना आपका सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से ही। तो बिल डेट, तो लिखो यहाँ पे डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या था, 3 मई। कुछ ईयर मेंशन किया था नहीं, 3 मई लिखा हुआ है, कुछ ईयर तो है ही नहीं। उसके बाद लिखना है पीरियड ऑफ बिल, 3 मंथ्स। अच्छा, नॉमिनल ड्यू डेट कितना आएगा बेटा, नॉमिनल ड्यू डेट जल्दी बताओ। आज 3 मई है, मैंने 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया, तो आज से 3 महीने बाद कौन सी तारीख आएगी, आज 3 मई है, तो 3 मई के बाद 3 महीना, तो मई के बाद जून, मई के बाद काउंट होता है जून, जुलाई, अगस्त, तो क्या आ रहा है 3 अगस्त। अच्छा, 3 अगस्त पब्लिक हॉलीडे हुआ तो कुछ देखने का नहीं, नॉमिनल ड्यू डेट में कुछ देखते नहीं है, वो लीगल ड्यू डेट में देखते 3 दिन काउंट करने के बाद। अभी 3 अगस्त होता कि 15 अगस्त होता तो भी मैं लिखता इधर 15 अगस्त, यहाँ पे नहीं देखते, हम क्या देखते हैं लीगल ड्यू डेट के टाइम पे, लीगल ड्यू डेट। अब क्या आता है लीगल ड्यू डेट, 3 अगस्त के आगे 3 दिन गवर्नमेंट अपने को एक्स्ट्रा देती है, तो 3 दिन इधर ऐड करो, ऑलवेज 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, 3 और 3 6, तो 6 अगस्त। यहाँ देखने का क्या 6 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है क्या, अगर समझो 6 अगस्त पब्लिक हॉलीडे होता तो एक दिन पहले लिखता मैं, और समझो 6 अगस्त सडन हॉलीडे हो गया, हाँ जैसे कोविड आया था ना तभी, तो कोविड के टाइम पे एकदम सडनली आपको हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, तो एक दिन बाद होता है उसमें, ठीक है ना। तो 6 अगस्त
में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो ये आ गया आपका लीगल ड्यू डेट। यहाँ तक क्लियर है। अब आपका डिस्काउंट डेट कौन सा है? डिस्काउंट डेट, डिस्काउंट डेट क्या है? 25 में। तो हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट पीरियड। देखो यहाँ से शुरुआत की मैंने, तो कंफ्यूजन होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, यहाँ से लिखे कि यहाँ से लिखे, क्या पहले अमाउंट कैलकुलेशन करूँ कि पहले डेट वेट निकालूँ? तो जब आपको 3 एरो मारे इधर, 3 एरो, 3 टिक मार्क किए हुए, वहाँ से शुरुआत करने का। अगर इधर 3 टिक मार्क होते तो पहले यहाँ से शुरुआत करता, फिर उधर जाता मैं, तो ये भी समझना जरूरी था। तो डिस्काउंट डेट आ गया है 25 मई। ओके, 25 मई आ गया है अपना। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, अब ये कैसे करेंगे? ये भी, इसका भी रूल है। डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक, ऐसा एरो मार दो इधर। 25 मई से लेके 6 अगस्त तक का तारीख देखने का, या फिर यहाँ पे ऐसा बना सकते हो समझने के लिए, यहाँ पे बिल ड्रॉ, बिल डिस्काउंट, और यहाँ पे लीगल ड्यू डेट। तो बिल ड्रॉ कब किया था आपने? 3 में। डिस्काउंट कब करवाया? 25 में। और लीगल ड्यू डेट क्या है? 6 अगस्त। तो यहाँ से यहाँ तक का अपने को डेज काउंट करना है कि बैंक चार्जेस लेगा ना अपने से, तो यहाँ से यहाँ तक। तो मई से स्टार्ट करना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, या टोटल अगस्त तक जाएंगे। लीगल ड्यू डेट अगस्त तक ही है। मई में 25 में। अब 25 मई में कितने दिन होते हैं? तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज होते हैं। तो 31 माइनस 25 कर लो, कितना आ गया? 6। तो 6 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक अपने से, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। जब आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से पैसे उठाए, तो समझो आप मॉर्निंग में बैंक के पास गए रहोगे, ठीक है। तो आपने जब पैसे लिए तो बैंक उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज एप्लीकेबल आ जाएगा आपको। तो 25 मई का भी ब्याज लेगी आपसे वो, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 हो गया ना। 6 दिन, 7 दिन हो रहे, रोज 6 दिन का आएगा अपने को। फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जून में। जून में कितने दिन होंगे? जून में, जून का डेज बताओ कितना होगा? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30, जुलाई 31, अगस्त कब दिया आपने? 6। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कितना आ रहा है टोटल? 6 और 6 12, और 1 कितना है? 13। 13 का कितना आएगा? 3 कैरी 1 7, 73। देखो मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ कैसे करना है। जब आप बैंक के पास गए ना, तो बैंक के पास गए तो फिर नेक्स्ट डे से वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। आप ये सोचो कि आप जब बैंक के पास गए तो शाम को गए रहोगे, ठीक है। बैंक के पास गए तो कब गए रहोगे? शाम को। और जब बैंक से पैसे ड्रॉबिट ने भी बैंक को पैसे दे दिए रहेंगे तो शाम को दिए रहेंगे। पर ऐसा समझना कि आपको जिस दिन आपको डिस्काउंट करवा रहे हो वो दिन काउंट नहीं करना, फिर नेक्स्ट डे से काउंट करना है। जैसे 25 को आप बैंक के पास गए तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन का इंटरेस्ट आएगा। माइनस करने का मतलब यहाँ पे कि मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 माइनस 25, 31 माइनस 25 से याद रखना आप। फिर जून में पूरा लेंगे,
कि बैंक से वापस से पैसा मिला नहीं ना बैंक को ड्रॉवी से। बैंक कब तक इंटरेस्ट लेगी पता है? जब तक बैंक को पैसा ना मिल जाए ड्रॉवी से। तो बैंक को पैसा मिल रहा है ड्रॉवी से कब? 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त तक का मिल जाएगा उसको, मतलब ब्याज लेगी वो 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त, ठीक है, ये पूरा काउंट करो। 6 और 6 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 3 3 6 7, 73 आ गया। तो यहाँ पे एन क्या आ गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट पीरियड। (73 days। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 73 डेज। ओके, अभी पूछा क्या था? फाइंड द कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू से पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? बैंक का डिस्काउंट। चलो 73 डेज आ गया, अपने को रेट भी दिया हुआ है। अभी लिखता हूँ मैं बैंक का डिस्काउंट, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मतलब बैंक कितना चार्जेस लेगी? तो फेस वैल्यू है अपना क्वेश्चन में 7000। तो 7000 मल्टीप्लाई एन कितना है अभी निकाला आपने? 73 अपॉन 365 कि 73 डेज है। अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या आएगा? 365 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5%। ये 20 कैंसिल हो गया। 73 का टेबल बेटा थोड़ा बहुत बना सकते हो इसमें, ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बट यहाँ पे ना आपको 73 से कैंसिल होगा। तो अभी ना 73 का टेबल याद रखना। तो 73 1 जा, 73 5 जा, ठीक है, 1/5। फिर ये 5 से कैंसिल होगा 1.1। हाँ, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर 70 इंटू 1.1, तो 1 0 से पॉइंट हट गया। 7 इंटू 11 कितना आएगा? ₹77। ये आपका आ गया बैंक का डिस्काउंट। मतलब बैंक आपसे 77 रुपीज़ लेगी और फिर आपको पैसा देगी, उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस बैंक का डिस्काउंट। फेस वैल्यू आपका था 7000, बैंक विल चार्ज ₹77। तो कितना बचेगा बेटा? ये बोलो 6000 9 23, ठीक है, 6923 बच रहा है कि नहीं? हाँ, क्लियर है, 6923। तो बेटा ये जानना जरूरी है अपने को कि एन का कैलकुलेशन कैसे होगा। वापस सुनना, एन का जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है कि बैंक कितने टाइम के लिए अपने से ब्याज लेगी। तो फ्रॉम डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग वाला डेज है ना, वो काउंट नहीं होता, तो उसको माइनस करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, समझो यहाँ पे 6 अगस्त को आप 25 मई को आप बैंक के पास गए थे, तो मई में कितने दिन होते हैं ना, उसमें से माइनस कर लो 25, वो यहाँ लिख देने का अपने को। मतलब बैंक है ना, वो 6 नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट काउंट करेगी, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 डेज। तो यहाँ भी तो गड़बड़ हो सकती है। फिर जून जुलाई में तो पूरा ही ब्याज लेगी कि उसको अगस्त में पैसा मिल रहा है बैंक को 6 तारीख को। अब बोलो सर 6 तारीख को तो पैसा मिल गया ना, तो 6 तारीख का ब्याज क्यों ले रहे हैं अपन, बैंक क्यों ले रही है? बेटा 6 तारीख को ये समझो कि शाम को पैसा मिला रहेगा बैंक को, पूरे दिन नहीं मिला रहेगा, समझे? और आप भी बैंक के पास इवनिंग में गए रहोगे पैसा मांगने के लिए, तो उस दिन का ब्याज बैंक लेगी नहीं, नेक्स्ट डे से काउंट हो गए। तो आप इवनिंग वाला टाइम ये अजम्पशन ले सकते हो कि आप इवनिंग में बैंक के पास गए रहोगे, तो वो अपनों को समझ में आएगा। और 73 का टेबल यहाँ पे याद रखना, ठीक है? तो आज अपने जो वन शॉट रिवीजन में मैंने ना पूरे कॉन्सेप्ट जो आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे वो पूरे कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस PYQ लेके आऊँगा। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है और डिटेल में रिक्वायरमेंट है तो आप लिख देना, मैं एक और वीडियो शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ उसमें, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।